हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 को, द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, टैक्सेशन एंड रेगुलेशन। तो जो ये हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है अगेन एक स्टोरी से कि यहाँ पर हमें गिवन है कि जो इलेक्शंस हैं वो आने वाले हैं, बट मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि हमें नॉलेज ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें वोट किसको देना चाहिए। तो उस इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए थोड़ी कि हमें पता चले कि हमें किसे वोट देना चाहिए, कौन सा कैंडिडेट कैसा है, उसके लिए हम टेलीविज़न को ऑन करते हैं और हम दोनों डिफरेंट पार्टीज़ की आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अमेरिका की बुक है तो सारी ही थ्योरीज उन्हीं पर बेस्ड होती है। तो वहाँ पर हमारी दो डिफरेंट तरीके की पार्टीज़ होती हैं। एक होती है हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी, तो उसकी हमें यहाँ पर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट गिवन है कि वो हमें टेलीविज़न पर क्या बोलती है, हम उससे क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं। दूसरी हमारी गिवन है रिपब्लिकन पार्टी, तो यहाँ पर उसकी आर्ग्यूमेंट गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कि हमारा जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है वो क्या आर्ग्यूमेंट देता है। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि जो हमारी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है वो फोकस करेंगे कि वो कार्बन इमिशंस को रिड्यूस कर पाए बिजनेसेस के, जो वो अपनी प्रोडक्शन में इमिट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर वो इलेक्ट हो जाती हैं तो वो पल्यूटर्स पर न्यू टैक्सेस को इम्पोज कर देंगी, जिससे कि वो एड्रेस कर पाए इनहेरेंट डेंजर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब कि जब कार्बन इमिशन हो रहा है तो उससे हमारा क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जो पल्यूट कर रहा है उन्हीं पर वो टैक्सेस को इम्पोज कर देंगी। यहाँ पे हमें गिवन भी है कि पल्यूटर्स को ही पे करना चाहिए जो वो पल्यूशन खुद कर रहे हैं सोसाइटी में। अब इस बात से हम काफ़ी ज़्यादा एग्री होते हैं, हमें बिल्कुल सेंसिबल बात लगती है कि जो पल्यूट कर रहा है उसी को ही उसके लिए पे करना चाहिए। हमने देखा है कि जो पल्यूटर्स हैं वो अपने सिर्फ ओन इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं, तो वाई नॉट कि उन्हीं पर ही टैक्स लगाया जाए ताकि वो अपने इंटरेस्ट के साथ साथ सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी देखने लगे। फिर उसके बाद जो हमारी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है वो अपनी आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करते हुए बोलती है कि अब टाइम आ गया है कि हम अपनी लिविंग को, हम अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करें पहले से ज़्यादा। कैसे कर सकते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाएं जो कि हमारे लिए काम कर रही है। अब इसके बाद अगर हम बात करें अपने दूसरे कैंडिडेट की कि उन्होंने किस तरीके की आर्ग्यूमेंट को रखा, तो बेसिकली उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों की कंप्लेन करी। उन्होंने बताया कि टैक्सेस से हमारी सोसाइटी में इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती है और हमारी जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरसाइज्ड और इनकम्पिटेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है, मतलब कि यहाँ पर जो भी हमारी गवर्नमेंट का वर्क चलता है, चाहे हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हो, हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कमीशंस, तो यहाँ पर वो सब इनकम्पिटेंट है, मतलब कि जिनको कुछ अच्छे से करना नहीं आता, प्लस वो काफ़ी ज़्यादा ओवरसाइज्ड है। ऊपर से जो हमारी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी टैक्सेस को लगाती है वो हमारी इनएफिशिएंसीज को क्रिएट करती है सोसाइटी में। इन्होंने बताया आगे कि अगर हम यहाँ पर न्यू पॉल्यूशन टैक्सेस को लगाएंगे तो वो हमारे कंज्यूमर्स को ही हार्म करेगी। मतलब कि टैक्सेस तो तुम पॉल्यूटर्स पे लगाओगे लेकिन वो एट द एंड कंज्यूमर्स को भी ज़्यादा हार्म कर सकती है। प्लस यहाँ पे बताया कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा करप्शन से भरी हुई है। हमारी गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा करप्शन है। हम देख सकते हैं कि जो ऑनेस्ट हमें लगेगा भी वो भी हमें वहाँ पर पागल ही बना रहा होगा। यहाँ पर हमें गिवन भी है कि वो बताते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट हमारी लाइफ्स में कम से कम ही इंटरफेयर करे। देन एट द एंड अपनी आर्ग्यूमेंट में वो बताते हैं कि अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करती है तो उससे क्या होगा कि हमारी जो सोसाइटी है उसका एंड हो जाएगा। मतलब कि जितना ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी उतनी ही ज़्यादा हमारी सोसाइटी में इनएफिशिएंसीज क्रिएट होगी। तो अब अगर हम स्टोरी पर चले तो इनिशियली हुआ क्या था कि हमें वोट देना था बट हमें नॉलेज नहीं थी, इसलिए हमने टेलीविज़न ऑन करा। बट यहाँ पर हम अपने दोनों कैंडिडेट्स की बातें सुनकर और कंफ्यूज हो गए। हमें तो जब हमने इनकी बात सुनी तो लगा कि यार इसकी बात में भी काफ़ी पॉइंट है, और जब हमने इनकी बात सुनी तो हमें लगा कि यस इनकी बात में भी काफ़ी ज़्यादा दम है। तो उल्टा हम और कंफ्यूज हो गए कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली हमारा बात आ गया कि हमें किस तरीके से कितना गवर्नमेंट पर निर्भर
होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट थी वो बता रही थी कि हमें और भी ज़्यादा टैक्स लगा देने चाहिए। सेकंड आर्ग्यूमेंट बोल रही है कि टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए क्योंकि उससे इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी जितना ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। तो इस चैप्टर में भी बेसिकली हम यही देखेंगे कि हमारा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कितनी गवर्नमेंट हमें चाहिए जो इंटरफेयर करे, हर चीज़ में कितना इंटरफेयर करे, कितना इंटरफेयर नहीं करे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन भी है कि जो गवर्नमेंट के पास मनी आती है तो हम देखेंगे कि वो कहाँ से आती है और वो कहाँ पर जाती है। बेसिकली यहाँ पे बात करिए टैक्सेस की, कि जो गवर्नमेंट है उनकी मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस आती है, किस तरीके के टैक्सेस होते हैं, और उन टैक्सेस से जो मनी क्रिएट होती है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, वो कहाँ पर जाता है, गवर्नमेंट उनको कहाँ पर लगाती है। फिर हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो कितना ज़्यादा इंटरफेयर कर सकती है सोसाइटी में, कितना करना चाहिए, और अगर वो इकोनॉमी में आती है तो उसकी इंटरफेयर की कॉस्ट क्या है, मतलब कि गवर्नमेंट जब आती है तो उससे हमारी इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ता है, जो ये इनएफिशिएंसी होगी तो उसकी क्या कॉस्ट है एक्चुअल में। तो इन सब चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे। बेसिकली हम देखेंगे कि हमारे गवर्नमेंट का क्या ऑप्टिमल रोल है, कितना उन्हें इंटरफेयर एक्चुअल में करना चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम इन्हीं सारी क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए। 10.1 टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द यूएस। तो बेसिकली यहाँ पर हम यूएस की ही डेटास को देखेंगे और 3-4 चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि जो यूएस की गवर्नमेंट है वो कौन है, कौन कौन से लेवल पर है, प्लस हम देखेंगे कि जो टैक्स कलेक्ट करती है तो कौन सी गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस को कलेक्ट करती है, किस किस तरीके के टैक्स हमारे चार्ज किए जाते हैं, प्लस हम देखेंगे कि जो टैक्स से हम रेवेन्यू क्रिएट करते हैं, जनरेट करती है गवर्नमेंट, वो उन्हें कहाँ पर स्पेंड करती है। यहाँ पर हमें गिवन है कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिश्ड बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हमारी लार्जेस्ट बॉडी है यूनाइटेड स्टेट में, जो सारी 50 स्टेट्स को रूल करती है। तो यहाँ पर हमें गिवन भी है कि अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की तो इसका नेसेसरी मतलब ये नहीं है सिर्फ कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट, और भी गवर्नमेंट हो सकती है। हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हमारी 2/3 ऑफ द टोटल टैक्स को कलेक्ट करती है यूएस के। अगर हम बात करें अदर गवर्नमेंट्स की, जो हमारी गवर्नमेंट में एक तो फेडरल गवर्नमेंट आ गई, और भी जो आती हैं वो आती है हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और हमारी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। तो हमारी स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स भी टैक्सेस को लगाती है, उन्हें कलेक्ट भी करती है और उनको स्पेंड भी करती है। यहाँ पर हमें गिवन है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को चलाती है और उन्हीं पर टैक्स लगाती है और उन्हीं पर स्पेंड करती है। अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट्स की तो वो सिटीज़ और विलेजेस वाले एरिया में टैक्सेस को कलेक्ट करती है और स्पेंड करती है उनके रेसिडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से। देन यहाँ पर हमारी जो सिंगल सिटीज़न है, मतलब कि जो यूएस की सिटीज़न है, उसमें बताया हुआ है कि जो सिंगल सिटीज़न है वो हर गवर्नमेंट बॉडी को टैक्स देता है, हर लेवल पर टैक्स देता है, डिफरेंट टैक्सेस को। तो यहाँ पर बताया कि वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट को भी टैक्सेस देता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्सेस देता है, वो काउंटी गवर्नमेंट को भी टैक्सेस देता है। काउंटी गवर्नमेंट क्या होती है कि हमारे एरिया की, लाइक विलेजेस में स्पेशली, कि हमारे एरिया में जो बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट होती है वो, फिर यहाँ पर हमारी सिटी के गवर्नमेंट्स को भी टैक्स देता है। तो ये तो हो गई हमारी टैक्सेस की बात, कि हम टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम स्पेंड भी करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट टैक्सेस को कलेक्ट करती है और उससे रेवेन्यू जनरेट करती है तो उसको हम बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। उसके बाद उनको वो कहीं ना कहीं स्पेंड भी करती है, तो यहाँ पर हमें गिवन है स्पेंडिंग। अगर हमारा टैक्स रेवेन्यू कम होता है स्पेंडिंग से तो वो होता है हमारा बजट डेफिसिट। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना मैंने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करा, जितना गवर्नमेंट ने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करा, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने स्पेंडिंग करी, खर्चे करे किसी भी चीज़ में कंट्री के लिए, तो वो होता है हमारा बजट डेफिसिट। अगर इसका उल्टा होता है, मतलब कि हमारा टैक्स रेवेन्यू जो हमें मिला है वो ज़्यादा है और मैंने खर्चे कम करे हैं, स्पेंडिंग कम करी है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट के पास है बजट सरप्लस। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे ग्राफ में भी गिवन है, जिसमें हमारी यूएस गवर्नमेंट की टोटल स्पेंडिंग और हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू परसेंटेज की फॉर्म में आगे गिवन है। यहाँ पर देखते हैं इसे।
ओके, तो जो ब्लू लाइन जा रही है वो दिखाती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कितना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करा। अगर हम बात करें रेड लाइन की तो वो दिखाती है कि गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड करा डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि जब मेरा टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा होगा मेरी स्पेंडिंग से तो उस केस में मेरा बजट सरप्लस होगा, लेकिन अगर मेरा टैक्स रेवेन्यू कम होता है मेरे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से तो उस केस में मेरा बजट डेफिसिट होगा। हम सिंपली देख सकते हैं ये पूरा ग्राफ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि जो ये पूरा एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है ऑरेंज कलर का या फिर लाइट रेड जो भी है ये, तो यहाँ पर हमारा बजट डेफिसिट है। क्यों बजट डेफिसिट है? क्योंकि यहाँ पर जो ये रेड लाइन है ये मेरी स्पेंडिंग है कि मैंने इतने खर्चे करे, लेकिन मुझे मिला कितना, जो टोटल रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट करा वो था कम। जितना कम मिला उससे ज़्यादा मैंने खर्चे कर दिए, तो वो मेरा आ गया बजट डेफिसिट में। अगर हम बात करें इस एरिया की तो यहाँ पर जो रेड लाइन है वो मेरी स्पेंडिंग दिखाता है, लेकिन मैंने कलेक्ट कितना करा, ब्लू लाइन, तो वो उससे ज़्यादा ही है। तो हमारा जो ब्लू एरिया है वो होता है मेरा बजट सरप्लस। अब अगर हम बात करें थोड़ी सी और ग्राफ की इंफॉर्मेशन की, अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कितना ज़्यादा स्पाइक हुआ है। मिड 1940s में हम देख सकते हैं कि हमारा जो बजट सरप्लस है वो कितना ज़्यादा स्पाइक हुआ है। मतलब कि यहाँ पर हमारा जो टोटल रेवेन्यू हमने टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट करा वो तो कम था, लेकिन हमने जो स्पेंड करा है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी अगर हम बात करें तो हम सिंपली देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ हमारा रेवेन्यू भी और हमारी स्पेंडिंग भी बढ़ती गई है। लेकिन अगर हम लेट सपोज 2011 की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये मेरा पॉइंट दिखाता है कि मेरे को टोटल रेवेन्यू कितना मिला, मतलब कि मेरा टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ 2011 में वो। लेकिन अगर मैं उसकी स्पेंडिंग देखूं तो वो मेरे रेवेन्यू से भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एक काफ़ी अनबिलीवेबल चीज़ है कि मेरे को इतना ज़्यादा पैसे मिले। यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो हमारा 2651.4 बिलियन रेवेन्यू है जो हमने जनरेट करा टैक्स से, बट स्टिल उसके बाद भी जो हमने स्पेंड करा वो उससे काफ़ी ज़्यादा था। नाउ अब अगर हम बात करें टैक्स रेवेन्यू की, जो गवर्नमेंट टैक्सेस को कलेक्ट कर रही है, रेवेन्यू को जनरेट कर रही है, वो जो गवर्नमेंट की मनी है वो आती कहाँ से है, तो उसे हम आगे देखते हैं। वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? तो यहाँ पर हमें बेसिकली दो पाई चार्ट गिवन है। एक हमारा शो करता है कि हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से रेवेन्यू को जनरेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस को कलेक्ट करके। दूसरा हमारा स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट का दिखाता है। यहाँ पर हमारा 2011 का यूएस का ही डेटा है कि कितनी परसेंटेज में उन्होंने कौन सा टैक्स कलेक्ट करा। यहाँ पर हमारी बुक में थोड़ी थ्योरी भी गिवन है, बट मैं उसे चार्ट में ही यहाँ पर उसके साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट कैटेगरी से। यहाँ पर है हमारी इंडिविजुअल इनकम टैक्स। तो हम देख सकते हैं कि 47% 2011 में फेडरल गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल इनकम टैक्स को अर्न करा था। इंडिविजुअल इनकम टैक्स कौन से होते हैं? जो एक इंडिविजुअल की इनकम पर कलेक्ट किए जाते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट टैक्स की तो वो है हमारा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, जो कि एक कंपनी से वसूला जाता है, वो 7% था। अगर हम बात करें यहाँ पर सोशल इंश्योरेंस टैक्स की तो वो हमारा 36% है। सोशल इंश्योरेंस टैक्स क्या होता है? वो भी अगेन इंडिविजुअल पे करते हैं, बट यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को पे करने से पहले जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उनके वेजेस से एक हिस्सा काट लेते हैं और सोशल इंश्योरेंस टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें गिवन है हमारी फोर्थ कैटेगरी अदर्स। तो ऑल अदर टैक्सेस में हमारी बुक में गिवन है हमारी एक्साइज टैक्स। बेसिकली उसमें क्या गिवन है, हमारे ऑल अदर टैक्सेस में और भी टैक्सेस होते होंगे, बट बेसिकली हमारी बुक में गिवन है कि इसमें हमारा एक्साइज टैक्स भी इंक्लूड होता है, जो कि शो करता है हमारे वो टैक्सेस जो हम स्पेसिफिक गुड्स पर पे करते हैं, जैसे कि अल्कोहल, टबैको, हमारी गैसोलीन। तो वो हमारी गवर्नमेंट ने 2011 में 9% कलेक्ट करा था। नाउ अब अगर हम बात करें अपनी लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट की कि वो कौन कौन से टैक्सेस को कलेक्ट करती है, तो उसे हम आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर हमारा 2011 का ही अगेन डेटा गिवन है। यहाँ पे जो भी डेटा और फिगर है वो 2011 की है यूएस की। अगर हम बात करें अपनी फर्स्ट कैटेगरी की तो वो है हमारी ऑल अदर कैटेगरी। इसके अंदर बेसिकली कौन से टैक्सेस आते हैं, हमारे मिसलेनियस टैक्सेस और जो हमारी फ़ीस होती हैं जो हमारी लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जैसे कि हमारा जो रोड पर टोल टैक्स लिया जाता है, या फिर अगर हम बात करें कि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो हम टिकट्स बाय करते हैं वो सारा फंड जाता है इनके पास। अगर हम बात करें व्हीकल की तो जब भी हम किसी व्हीकल का लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वो अगेन फंड्स जाते हैं इन गवर्नमेंट्स के पास। अगर हम बात करें हंटिंग एंड फिशिंग लाइसेंस की यूएस के तो अगेन वो भी हमारे स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के पास कलेक्ट होते हैं। अगर हम बात करें अपनी सेकंड कैटेगरी की तो वो है हमारी रेवेन्यू फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या आता है कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट रेवेन्यू क्रिएट कर रही थी, जो मैंने पीछे अभी दिखाया, अब उस रेवेन्यू में से हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने नीचे वाले गवर्नमेंट्स को कुछ अमाउंट रीडिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि उन्हें वो रीयूज़ कर सके अपने अपने लेवल्स पर, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने रेवेन्यू को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट को। यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी परसेंटेज की तो हम देख सकते हैं कि 2011 में वो 25% था। अगर हम बात करें अपनी थर्ड कैटेगरी की तो वो है हमारी सेल्स एंड ग्रॉस रिसीट्स। तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर हम जो भी सेल्स टैक्स हैं वो सारे पे करते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हमारे सेल्स टैक्स को कलेक्ट करती है। सेल्स टैक्स क्या होते हैं कि जो हमारे जो भी हम चीज़ें बेचते हैं मार्केट के अंदर उसके अंदर ऑलरेडी जो है टैक्स इंक्लूडेड ही होता है। हमारे फाइनल गुड में ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड होता है। वी एज अ बायर जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो हम ऑलरेडी वो अमाउंट पे करते हैं जिसमें हमारा टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हो, और वो टैक्स जाता है हमारी लोकल और स्टेट गवर्नमेंट पे। अगर हम बात करें यहाँ पर वैल्यू एडेड मेथड की तो हमने 12th में भी देखा था। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में गिवन भी है इसके कि जो हमारा वैल्यू एडेड टैक्स होता है यूएस में वो सेल्स टैक्स से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है, बट जो सेल्स टैक्स है वो हमारा लगता है फाइनल गुड में जो बायर पे करता है। लेकिन अगर हम बात करें वैल्यू एडेड टैक्स की तो वो पूरे प्रोसीजर में एक एक बार लगता है। हमने जैसे कि 12th में देखा था वैल्यू एडेड मेथड पर कि वो हर स्टेप पर लगता है, तो यहाँ पर उसमें बस यही डिफरेंस है कि वो हर स्टेप पर लगता है। हमारा जो सेल्स टैक्स है वो फाइनल गुड पे लगता है। अगर हम बात करें इंडिविजुअल इनकम टैक्स की तो यहाँ पर हमें गिवन है कि जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है जो हमने फेडरल में भी देखा तो स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हें कलेक्ट करती है। अगेन अगर हम बात करें प्रॉपर्टी टैक्स की तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगता है। हमारे जो लैंड या फिर स्ट्रक्चर्स पर टैक्सेस लगते हैं वो सारे टैक्सेस, और उनके फंड से गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली वो स्कूल्स को प्रोवाइड करती है, लाइब्रेरीज़ को प्रोवाइड करती हैं और पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं जैसे कि पुलिस स्टेशन, फायर प्रोटेक्शंस, तो ऐसी सारी चीज़ें। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पर अगर हम बात करें सेल्स टैक्स की तो जो सेल्स टैक्स है वो कुछ स्टेट्स कलेक्ट नहीं करती हैं यूएस में। लेकिन अगर हम बात करें इंडिविजुअल इनकम टैक्स की तो वो हमारा स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकता है। कुछ स्टेट हो सकता है जो ज़्यादा ले, कुछ होता है कम ले, और कुछ हो सकती है कि वो ना ले, लेकिन वो इन टैक्सेस को दूसरे फॉर्म में कवर कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि अगर एक स्टेट हमारी सेल्स टैक्स को नहीं ले रही तो हो सकता है कि वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स ज़्यादा ले रही हो, या फिर अगर हमारी एक स्टेट इंडिविजुअल इनकम टैक्स कम ले रही है तो हो सकता है कि वो सेल्स टैक्स ज़्यादा ले रही हो। ऐसे तो हमारी जो चीज़ें हैं वो कंपनसेट हो जाती हैं, बट वो स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकती हैं। देन हमारी बुक में एक और चीज़ भी गिवन है कि हमारी जो लोकल और स्टेट गवर्नमेंट है वो कभी कभार कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस को भी कलेक्ट करती है, बट उसकी जो कैटेगरी का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो वो यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, बट बुक में गिवन है कि 2011 में हमने जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करा था कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से वो हमारा 2.5% था। अब यहाँ पर ये जो सारी टैक्सेस की बात हुई है ये बताया गया है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या लोकल गवर्नमेंट होती है या फेडरल गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से टैक्सेस के थ्रू, डिफरेंट टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू को, फंड्स को जनरेट करती है। तो यहाँ पर हमारे जो फंड्स हैं वो जनरेट हो गए। अब हम आगे बात करेंगे कि जो टैक्सेस उन्होंने कलेक्ट करे हैं वो स्पेंड कहाँ करती है और क्यों स्पेंड करती है, तो उन्हें हम आगे देखते हैं।
वाई डज द गवर्नमेंट टैक्स एंड स्पेंड, तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है वो है रेजिंग रेवेन्यू का। तो इसमें बेसिकली बताया हुआ है कि जो ज़्यादातर टैक्सेशन होता है इकोनॉमी के अंदर वो इसलिए होता है ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सके। किस लिए? ताकि वो पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है नेशनल डिफेंस के लिए, या फिर पब्लिक एजुकेशन के लिए, या फिर पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, या फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ पे हमें बताया भी हुआ है कि अगर हम बात करें चैप्टर 9 की, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो जनरली फेल हो जाती है ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करने में। ऐसा क्यों होता था? तो हमने देखा था कि हम अगर बात करें लोगों की, तो लोग फ्री राइडर थे, वो पे तो करना चाहते नहीं थे बट वो इन्जॉय करना चाहते थे। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो जनरली फेल हो जाती थी कि उन्हें एक्चुअल में कितना अमाउंट प्रोवाइड करना चाहिए, कितना क्वांटिटी प्रोवाइड करनी चाहिए पब्लिक गुड की। यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि जो ये फेलियर है, लोग तो पे नहीं कर रहे बट हमें तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा ना एज अ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये जो फेलियर है वो गवर्नमेंट को मोटिवेट करता है कि वो और टैक्सेस को लगाए और इन रिटर्न उन टैक्सेस से क्या करे कि वो प्रोविज़न क्रिएट करे पब्लिक गुड्स के लिए, जो कि हमारे खुद अगेन सिटीजन्स को ही लार्जर बेनिफिट्स देंगे। देन आगे हमें समरी गिवन है कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से अपने रेवेन्यू को कहाँ पर स्पेंड करती है। तो यहाँ पे हमें ग्राफ में गिवन है कि नेशनल डिफेंस और हमारी सोशल सिक्योरिटी पे सबसे ज़्यादा इन दोनों कैटेगरीज पर स्पेंड करती है। उसके बाद बताया हुआ है कि जैसे अगर हम बात करें एजुकेशन की, पॉलिसीज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं वो हमारे फेडरल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में अदर कैटेगरीज में आती हैं। तो यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो इन सब चीज़ों पर इतनी स्पेंड नहीं करती है मनी, लेकिन अगर हम बात करें स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट की, तो वो इन सब चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्चे करती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो एजुकेशन में कितना ज़्यादा प्रपोर्शन अपनी रेवेन्यू का स्पेंड करती है, हमारे पब्लिक वेलफेयर पर कितना करती है, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर पर कितना करती है, हॉस्पिटल पर, हाईवेज़ पर, यूटिलिटी एक्सपेंडिचर पर और अदर कैटेगरीज पर। देन अगर हम बात करें अपने सेकंड फैक्टर की, तो उसे हम आगे देखते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंड्स, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि ये हमारा सेकंड मेजर ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेशन को लगाती है और स्पेंड कहाँ करती है, अगेन रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है लोगों के बीच में। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी पुअर और रिच वाली थोड़ी थ्योरी आ रही है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो हमारी मार्केट का आउटकम है वो काफ़ी ज़्यादा इनइक्विटेबल होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटी क्यों होती है? क्योंकि मार्केट प्राइस पर जो हमारे पुअर सोसाइटी के लोग हैं, जो पुअर हाउस होल्ड हैं, वो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी विलिंगनेस टू पे बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो मार्केट का आउटकम काफ़ी ज़्यादा इनइक्विटेबल है उनके लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्सेस के फॉर्म में फंड्स को कलेक्ट करती है और रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है अमंग देम। अब यहाँ पर हमें बताया भी हुआ है कि जो यूएस की गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलरली यूज़ करती है ट्रांसफ़र पेमेंट्स को और हमारे टैक्स सिस्टम्स को, ताकि वो ऐसी इनइक्वालिटी को लिमिट कर सके, कंट्रोल कर सके। दूसरा, जो हमारे पुअरर हाउस होल्ड है, जो सोसाइटी में सफ़र कर रहे हैं, उनकी भी हार्डशिप को थोड़ा लिमिट कर सके, कम कर सके। अब हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे कि हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हमारी क्या होती है? वो पेमेंट्स जो गवर्नमेंट करती है, किसको करती है? कुछ सर्टेन स्पेसिफिक इंडिविजुअल ग्रुप्स को, या फिर अगर हम जैसे बात करें एल्डर्स को या फिर अनएम्प्लॉयड लोगों को, तो उनको जो गवर्नमेंट सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट प्रोवाइड करती है, तो उन सबको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। यहाँ पर हमें गिवन भी है कि जैसे हमने अभी पीछे देखा कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो नेशनल डिफेंस पर तो बहुत ज़्यादा पैसे लगाती है, उसके बाद की अगर हम बात करें तो हम देख सकते थे कि वो सोशल सिक्योरिटी पे भी बहुत ज़्यादा पैसे लगाती है, मेडिकेयर पे भी बहुत ज़्यादा पैसे लगाती है और हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा पैसे लगाती है। अब हम इन तीनों टर्म्स को देखेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें इन्वॉल्व है। यहाँ पर हम ग्राफ की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारा जो पाए चार्ट है, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा फेडरल गवर्नमेंट का था। तो नेशनल डिफेंस के बाद वो हेल्थ, मेडिकेयर और यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी और इनकम सिक्योरिटी, इन सब पर जो पैसे लगा रही है उन सबको हम देखेंगे अपनी ट्रांसफ़र पेमेंट्स के अंदर कि कितनी कितनी चीज़ें इनके अंदर इन्वॉल्व हैं।
तो यहाँ पर जो हमारी सोशल सिक्योरिटी है, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड एज सर्वाइवर या फिर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम, ये हमारी लार्जेस्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम है। ये किसने बनाई थी? तो ये हमारी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने बनाई थी 1935 में। यहाँ पर हमें गिवन है कि ये क्यों बनाई थी, ताकि ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड्स कर सके किस किस को, हमारे बूढ़े लोगों को, डिसेबल लोगों को, विधवाओं को और फादरलेस चिल्ड्रंस को। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर मेडिकेयर की, एक सेकेंड, तो मेडिकेयर की अगर हम बात करें तो मेडिकेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अमेरिकन्स को जो 65 या फिर उससे ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि ये फेडरल स्पेंडिंग का अनदर लार्जेस्ट पार्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकम सिक्योरिटी की, कि यहाँ पर इनकम सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, या फिर अगर हम बात करें सप्लीमेंट सिक्योरिटी इनकम की। सप्लीमेंट सिक्योरिटी इनकम के अंदर क्या आता है, जो भी हम डिसेबल्ड चाइल्ड को फंड प्रोवाइड करते हैं, इनकम प्रोवाइड करते हैं, या फिर डिसेबल्ड अडल्ट को भी, तो वो सब हमारी इस चीज़ के अंदर आती है। फिर हमारा द रिफंडेबल पोर्शन ऑफ द अर्न इनकम। अगर हम बात करें चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की, तो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में क्या आता है कि जब हम स्पेसिफिक कैटेगरीज की चाइल्ड की क्वालिफिकेशन के लिए पे करते हैं, तो वो सारे यहाँ पर अमाउंट। अगर हम बात करें फूड स्टैम्प्स की, तो वो भी यहाँ पर। अगर हम बात करें फैमिली सपोर्ट की, या फिर चाइल्ड न्यूट्रिशन की, या फिर हमारी फॉस्टर केयर मतलब अनाथ बच्चों के लिए, तो ये सारे फंड्स आते हैं हमारे इनकम सिक्योरिटी में। इनकम सिक्योरिटी इन सब चीज़ों में पैसे लगाता है और चीज़ें फंड प्रोवाइड करता है। देन अगर हम हेल्थ में देखें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, तो इसमें आती है हमारी मेडिकेड, द स्टेट चिल्ड्रन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, या फिर अगर हम बात करें फेडरल एम्प्लॉयज़ की जो हेल्थ होती है, मतलब कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग होते हैं जो फेडरल के लिए काम कर रहे हैं उनकी, या फिर अगर हम बोले रिटायर्स के हेल्थ बेनिफिट, या फिर हेल्थ केयर फॉर मेडिकेयर एलिजिबल मिलिट्री रिटायर्स के लिए जो हेल्थ केयर है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है। यहाँ पर अगर एक बार इसे समराइज़ करें तो हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन में देखा कि हमारी जो यूएस गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलरली यूज़ करती है ट्रांसफ़र पेमेंट्स को और टैक्स सिस्टम को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स की, तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारी सोशल सिक्योरिटी, हमारा मेडिकेयर, हमारी इनकम इंश्योरेंस, हमारी हेल्थ, और एक हमारा आगे आएगा यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर, तो यहाँ पर हमारा बेसिकली बताया हुआ है कि इससे पहले जो भी हमने ट्रांसफ़र पेमेंट्स में चीज़ें पढ़ी, जैसे कि हमारा सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, या फिर अगर हम बात करें इनकम सिक्योरिटी, हेल्थ की, तो ये सारी आती थी हमारी फेडरल के अंदर। सॉरी, ये वाली आती है हमारी स्टेट एंड लोकल बजट्स के अंदर। स्टेट एंड लोकल बजट्स हमारे पब्लिक वेलफेयर्स के लिए फंड्स को देते हैं। तो यहाँ पर हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट तो होती है उन लोगों को जिनको नीड है, प्लस यहाँ पर हमारी इन टर्म्स ऑफ कैश भी होती है कि हम डायरेक्ट कैश देकर भी सिर्फ सर्विसेज देकर नहीं, डायरेक्ट कैश देकर भी लोगों की मदद करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पर वेंडर्स को पेमेंट करते हैं, उन लोगों को पेमेंट करते हैं बेसिकली जो इन सब सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। कैसे सर्विसेज, हमारी जैसे मेडिकल केयर, या फिर अगर हम बोले बरियल जो कि लाइक सेरेमनी होती है हमारी अंतिम संस्कार की, या फिर अगर हम बात करें और भी अदर सर्विसेज की जो इस वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर आती है। तो जो भी सर्विसेज इस वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर आती है, तो जो भी लोग उन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उन सबको यहाँ पर ट्रांसफ़र पेमेंट, डायरेक्ट कैश प्रोवाइड की जाती है उन सब लोगों को जिनको ज़रूरत है। देन हमें आगे गिवन है इन एडिशन टू ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेस पर रिलाई करती है, उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती है। क्यों? ताकि वो इनइक्वालिटी को लिमिट कर सके और जो हमारा टैक्स का बर्डन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके मोर टुवर्ड्स द शोल्डर ऑफ रिच। तो यहाँ पर रिच लोगों के कंधों पर ज़्यादा बोझ डाल सके टैक्स का, इसलिए, और हमारी इनइक्वालिटी को लिमिट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेस पर डिपेंड रहती है, रिलाई करती है। अब अगर हम बात करें कि ये हमारी कौन सी इनकम होती है, तो उसे हम यहाँ पर देखते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इज द टैक्स सिस्टम इन विच द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद द टैक्सेबल बेस्ड इनकम। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहेगी
वैसे वैसे हमारा जो टैक्स रेट है जो हमें पे करना है गवर्नमेंट को वो भी बढ़ता रहेगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि हम रिच लोगों के शोल्डर पे कैसे ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं कि रिच लोगों की ऑब्वियसली इनकम ज़्यादा होगी, जैसे जैसे उनकी इनकम ज़्यादा होगी तो उन्हें ज़्यादा ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें गिवन भी है कि इस केस में क्या होगा कि जो रिच लोग हैं वो ज़्यादा हाई टैक्स पे करेंगे क्योंकि उनका जो टैक्स रेट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है तो यहाँ पर उसके लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए कि हमारा एवरेज और मार्जिनल टैक्स रेट में क्या डिफरेंस है। तो हम देख सकते हैं कि एवरेज टैक्स रेट में क्या होता है कि बेसिकली हम अपनी टोटल टैक्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल इनकम जो हमने अर्न करी है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर मार्जिनल टैक्स रेट की, तो मार्जिनल टैक्स रेट क्या होता है कि लास्ट डॉलर जो मैंने अर्न करा है वही सेम है कि लास्ट डॉलर जो मैंने, जैसे हम देखते थे मार्जिनल का क्वांटिटी वगैरह में, तो जैसे कि अगर हम बात करें मार्जिनल रेवेन्यू की तो उसमें हम देखते थे कि लास्ट क्वांटिटी पे मैंने कितना रेवेन्यू अर्न करा। तो अगेन सेम वही बात है कि मार्जिनल टैक्स रेट होता है कि लास्ट डॉलर जो मैंने अर्न करा है उस पर मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो वैसे ही सेम चीज़ है, जब भी मार्जिनल की बात करते हैं तो हम अपनी लास्ट क्वांटिटी की या फिर इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ की ही बात करते हैं। तो एवरेज हमारा होता है कि टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, हमारा मार्जिनल होता है कि मैंने लास्ट डॉलर पर कितना अर्न करा है और उस पर हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो हमारी यूनाइटेड स्टेट है उनका प्रोग्रेसिव फेडरल इनकम टैक्स सिस्टम क्या होता है कि जो हमारे हायर इनकम इंडिविजुअल होंगे वो ज़्यादा पे करेंगे हायर एवरेज टैक्सेस को भी और हायर मार्जिनल टैक्सेस को भी। अब यहाँ पर इसके ऊपर जो हमारा ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है इसके ऊपर हमें एक डेटा भी गिवन है, उसे हम आगे देखते हैं। हमारा जो ये पूरा डेटा गिवन है ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेस को शो कर रहा है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के। तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली क्या है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें नेशनल इनकम गिवन भी है। तो नेशनल इनकम का इसमें क्या रोल है, हम सिंपली देख सकते हैं कि हमारे जो रिच लोग हैं, यहाँ पर हमारे जो रिच लोग हैं हमें पता है कि वो सबसे ज़्यादा हाई अर्न करेंगे एज़ कम्पेयर टू पुअर। अगर वो हाई अर्न करते हैं मतलब कि उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कि उनका जो शेयर है, यहाँ पर उनका जो शेयर है नेशनल इनकम में वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई ही होगा। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका शेयर इतना ज़्यादा हाई है नेशनल इनकम पे, जो कि एक अच्छी बात है कंट्री के लिए, बट स्टिल उन्हें जो टैक्स पे करना पड़ रहा है वो भी उन्हें हाई ही पे करना पड़ रहा है। तो ये हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ये ग्राफ शो करता है। अगर हम बात करें शेयर जो नेशनल इनकम पे है तो हमने 12th में भी बेसिकली देखा है कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो 3 तरीके से कैलकुलेट हो सकती है। तो उनमें से एक मेथड जो था वो था हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम पूरी इकोनॉमी की इनकम को ऐड कर देते थे और अपनी नेशनल इनकम को निकाल लेते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हायर इंडिविजुअल हायर अर्न कर रहा है तो उसकी इनकम भी ज़्यादा है, मतलब कि उसका शेयर भी नेशनल इनकम पे काफ़ी ज़्यादा है, स्टिल उसको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ में देखें तो यहाँ पर जो ये सबसे नीचे 20% गिवन है ये वो है जो सबसे कम कमा रहे हैं, उसके बाद 20% जो इनसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हमारी चीज़ जो है वो गिवन है। हम देख सकते हैं कि जो रिचेस्ट लोग हैं वो यहाँ पर 1% यहाँ पर आ रहा है, 1% पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका जो शेयर है वो 14.9% है नेशनल इनकम पर, बट उनको टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, इससे कहीं ज़्यादा। हम देख सकते हैं कि उनको अपनी इनकम में से 24.2% तो टैक्स पे करना पड़ रहा है, फेडरल टैक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिसका जितना ज़्यादा हायर इनकम है उसको उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। अगर हम सबसे लोवेस्ट को देखें तो यहाँ पर जो हमारी सबसे लोएस्ट कैटेगरी गिवन है हम देख सकते हैं कि उसका शेयर तो इतना कम है नेशनल इनकम पर, बट उसको फ़ायदा भी हो रहा है क्योंकि उसको टैक्स भी बहुत ज़्यादा कम ही पे करना पड़ रहा है। मतलब कि ये यहाँ पर हमारी जो परसेंटेज गिवन है वो इतना लाइट ब्लू इतना कम है कि उसकी परसेंटेज यहाँ पे एरो करके दी हुई है कि उसको सिर्फ 0.4% ही टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ये था हमारा यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो इसमें हमने बेसिकली क्या देखा कि जो जितना ज़्यादा कमा रहा है वो उस पर उतना ही ज़्यादा टैक्स दे रहा है। इसके अल्टरनेटिव भी हैं दो डिफरेंट टैक्सेस, उसमें हमारे जो टैक्सेस हैं वो डिफरेंट वे में कलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसे एक बार कंक्लूड करें तो हमारे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में क्या होता है कि जो
जितना ज़्यादा हाई अर्न कर रहा है उसको उतना ही ज़्यादा हाई टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम बाकी 2 टैक्सेस में देखते हैं कि उसमें किस तरीके से टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता है। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है वो है हमारा प्रपोर्शनल टैक्स सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे हर हाउस होल्ड से सेम प्रपोर्शन, सेम परसेंटेज का टैक्स लगता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसकी जो इनकम है वो क्या है। मतलब वो ज़्यादा कमा रहा है तो भी सेम परसेंटेज देगा, कम कमा रहा है तो भी सेम परसेंटेज देगा। यहाँ पर अगर हम बोले इन एडिशन, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो मार्जिनल और एवरेज टैक्स है वो वेरी नहीं करते इनकम के साथ। इससे पहले वाले में, प्रोग्रेसिव वाले में क्या हो रहा था कि जितना ज़्यादा कमा रहे हो उतना ज़्यादा ही तुम्हें मार्जिनल और एवरेज टैक्स देना पड़ रहा था। इसमें यहाँ पर ऐसा कोई भी सेम नहीं है, सेम तुम्हें टैक्स देना है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारी इनकम ज़्यादा है या कम है, और तुम्हारा मार्जिनल और एवरेज टैक्स भी वेरी नहीं करता इनकम के साथ। दूसरे अल्टरनेटिव की अगर हम बात करें तो वो है हमारा रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी जो मार्जिनल और एवरेज टैक्स है वो वेरी करते हैं, बट वो प्रोग्रेसिव से डिफरेंट वेरी करते हैं, जस्ट अपोजिट। तो प्रोग्रेसिव में हमने क्या देखा कि जितना ज़्यादा अर्न कर रहे हो उतना ज़्यादा ही तुम्हें मार्जिनल और एवरेज टैक्स देना पड़ रहा है। इसमें उल्टा है कि जितना तुम कम अर्न कर रहे हो उतना तुम्हें ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब कि उसमें तो ज़्यादा लोगों से ज़्यादा ले रहे थे, इसमें कम लोगों से ज़्यादा ले रहे हैं। अगर हम इसको समराइज़ करें तो यहाँ पर हमें इस टेबल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं ये तीनों ही टैक्सेस। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्सेस की, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फैमिली ए है उसकी सबसे कम इनकम है। फैमिली सी की बात करें तो वो 1 लाख कमा रहा है, उसकी सबसे ज़्यादा इनकम है, तो उसकी जिसकी सबसे ज़्यादा इनकम है वो सबसे ज़्यादा टैक्स भी दे रहा है और उसका टैक्स का अमाउंट भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो सबसे कम जिसकी इनकम है उसका सबसे कम टैक्स है और वो सबसे कम अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो पे कर रहा है। एक सेकेंड, बोर्ड नहीं चल रहा। ओके, देन अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टैक्स की, तो नेक्स्ट टैक्स में हम क्या देख रहे थे कि हमारी इनकम चाहे वेरी करे बट जो टैक्स का परसेंटेज है वो वेरी नहीं करेगा। तो हम देख सकते हैं सिंपली कि फैमिली ए सबसे कम कमा रही है, फैमिली सी सबसे ज़्यादा कमा रही है, बट जो हमारा परसेंटेज टैक्स है वो 20% ही है। मतलब कि हमारी इनकम में हमें हमेशा 20% ही देना पड़ेगा, चाहे मेरी इनकम ज़्यादा है या फिर कम है। तो यहाँ पर उनका जो अमाउंट है वो गिवन है। अगर हम बात करें अपनी रिग्रेसिव टैक्स की, तो वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रिग्रेसिव टैक्स में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इनिशियली अगर हम इसकी बात करें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कमा रहा था वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज टैक्स दे रहा था। यहाँ पर उसका उल्टा है, जो सबसे कम कमा रहा है वो सबसे ज़्यादा टैक्स देगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फैमिली ए है वो सबसे कम कमा रही है, बट उसका जो परसेंटेज है टैक्स जो वो पे करेगा वो 20% है। जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है वो सिर्फ 2% पे करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो उनका अमाउंट है वो गिवन है। यहाँ पर अगर हम कंक्लूड करें ओवरऑल तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो था इसमें हमें गवर्नमेंट ने क्यों बोला था कि वो इस पर रिलाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो रिच लोग हैं उन्हीं से ज़्यादा टैक्स को वसूला जा रहा है, जिसकी वजह से वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाए पुअर पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो क्यों सबसे ज़्यादा रिलाई करती है प्रोग्रेसिव टैक्सेस पर। फिर अगर हम बात करें बुक की, तो बुक में हमें गिवन है कि हमारे जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस हैं मेनली वो हमारी इनकम पर चार्ज किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रिग्रेसिव की, तो रिग्रेसिव हमारी सोशल सिक्योरिटी और हमारी प्रॉपर्टी टैक्सेस पर चार्ज किए जाते हैं। अब इसके बाद हमारी बुक में एक ग्राफ गिवन है, हमारा प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ, तो उसे हम आगे देखते हैं। एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या गिवन है कि हमारी टॉप 1%, मतलब कि जो हमारे 1% रिच लोग हैं उनकी इनकम दिखाई गई है बिफोर एंड आफ्टर टैक्स, और जो हमारे लोएस्ट 20% मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम दिखाई गई है बिफोर एंड आफ्टर टैक्सेस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लेट सपोज टॉप 1% की, तो वो हमें गिवन है कि बिफोर टैक्स जो उनकी इनकम थी, हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पे बिफोर टैक्स जो ये रेड लाइन जा रही है वो पूरी है। अगर हम बात करें आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स हम देख सकते हैं कि उनकी जो इनकम है वो
कम हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें लोअर 20 की कि उनकी इनकम बिफोर टैक्स, तो हम देख सकते हैं कि वो नीचे लाई कर रही है। जब उन पर टैक्स लग गया तो आफ्टर टैक्स उनकी इनकम उल्टा इंक्रीज ही हो गई। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा अनइक्वल हमारा प्री टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है और हमारा पोस्ट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है यूनाइटेड स्टेट्स में। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इनकी इनकम उल्टा इंक्रीज कैसे हो गई, ये तो काफ़ी स्ट्रेंज बात है। तो यहाँ पर बेसिकली ये किस सेंस में शो किया गया है कि यहाँ पर हमारा बिफोर टैक्स तो ये था, फिर हमने इसमें कुछ टैक्स भी पे करा होगा, प्लस हमारी इनकम क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि पुअर लोगों को जैसे हमने पढ़ा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बट स्टिल इस ग्राफ में हमने ट्रांसफ़र पेमेंट्स को तो ऐड भी नहीं करा। अगर हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स को भी ऐड करते तो हमारा जो ये ग्राफ है, ग्रीन लाइन जो है वो और ऊपर लाई करती। बट यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि पोस्ट टैक्स और हमारी प्री टैक्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है रिच और पुअर में। हमारी रिच की कम हो गई, पुअर की उल्टा बढ़ गई। अब अगर हम इसके बाद बात करें अपने थर्ड फैक्टर की, तो उसे हम आगे देखते हैं। ओके, तो टॉपिक पर अगर वापस आए तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बेसिकली कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स क्यों लगाती है और उन्हें फिर यूज़ कहाँ पर करती है। तो हमने इनिशियली देखा कि उनको रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि वो पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड कर सके, किस तरीके से वो हमने ऑलरेडी देख लिया। तो उनको रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए फर्स्ट फैक्टर था। सेकेंड हमारा फैक्टर था ताकि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सके। तो हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो है हमारा फाइनेंसिंग ऑपरेशंस। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, फाइनेंसिंग ऑपरेशन सिंपल साइज के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो गवर्नमेंट को पे करनी होती है अपने खुद के एम्प्लॉयज़ को। जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन है सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट या फिर कांग्रेसमैन की या फिर अदर पॉलिटिशियंस की, इन सबको भी तो वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। प्लस हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके भी चार्जेस को पे करना पड़ेगा, मतलब कि जो भी सारे लोग गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं उन सारी फीसेस को पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑपरेशंस और सर्विसेज के लिए भी पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी फाइनेंसिंग ऑपरेशंस के अंदर। क्यों टैक्स चाहिए, ताकि हमें जो लोग गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं सारे, उनको भी तो हमें एज अ पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी तो काम कर ही रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हमें गिवन है कि हमारे जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो जानबूझ के अपना रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, मतलब कि अपने लिए बेसिकली ऐसा बोलना चाहते हैं वो। फिर लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी हैं जो मानते हैं कि हम इस बात से एग्री नहीं करते, जो भी गवर्नमेंट चाहती है एक्चुअल में जितना उन्हें नीड है उतना ही वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है। बट अगेन कुछ सर्टेन पार्ट्स हैं हमारी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के जो इनएफिशिएंटली लार्ज है, मतलब कि इसकी हम आगे भी चैप्टर में बात करेंगे हमारी गवर्नमेंट फेलियर में, तो उसमें हम इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ेंगे। देन अगर हम बात करें अपने लास्ट फैक्टर की कि गवर्नमेंट क्यों टैक्स लगाती है और कहाँ पर उसकी फंडिंग करती है, तो वो है हमारा यहाँ पर करेक्टिंग मार्केट फेलियर एंड एक्सटर्नैलिटीज़। तो बेसिकली ये हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस को इम्पोज कर देती है ताकि वो मार्केट फेलियर और एक्सटर्नैलिटी को करेक्ट कर सके। यहाँ पर हमने लास्ट चैप्टर में देखा था ये गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर, जहाँ पर वो या तो टैक्सेस को लगा देती थी क्वांटिटी को कम करने के लिए, या फिर हमने देखा था दूसरा कि सब्सिडीज़ को दे देती थी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो हमने देखा है कि जो हमारे टैक्सेस हैं उनको वो इम्पोज कर देती थी ताकि वो मार्केट फेलियर और एक्सटर्नैलिटी को करेक्ट कर सके। यहाँ पर हम मार्केट फेलियर और एक्सटर्नैलिटी पर इतना फोकस नहीं करेंगे, बट हम यहाँ पर अदर 3 फैक्टर्स पर फोकस करेंगे जिनकी हमने ऊपर बात करी, जो भी हमारे फाइनेंसिंग ऑपरेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और रेजिंग फंड्स की। हम देखेंगे कि उन पर जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस को किस तरीके से किस फॉर्म पर कलेक्ट करती है हमारे बायर्स और सेलर्स से। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हमारा टैक्सेशन, टैक्स इंसिडेंट एंड डेडवेट लॉसेस। तो अगर हम बात करें टैक्स इंसिडेंट्स की, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारे टैक्स का जो बर्डन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग्स वेरियस एजेंट्स इन द इकोनॉमी। तो इसमें हम बेसिकली टॉपिक में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो टैक्स है वो बायर और सेलर के पास कितना कितना जाता है। टैक्स इंसिडेंट्स में हम देखेंगे कि बायर कितने टैक्सेस को पे करेगा, सेलर कितने टैक्सेस को पे करेगा, कितना बर्डन टैक्स का कौन पे करेगा। लेकिन अगर हम इसे इनिशियली सोचें कि हमारा जो टैक्स का बर्डन है वो किसके पास जाएगा, टैक्स कौन पे करेगा, तो सिंपली हम देख सकते हैं कि टैक्स जिस पर लगाएंगे वो ही टैक्स को बेयर करेगा। बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर चाहे हम किसी पर भी टैक्स लगाएं, जो बर्डन है
वो दोनों के पास ही जाता है। तो हम यहाँ पर दोनों के साइड से देखेंगे, एक बार हमारे सेलर की साइड से और एक बार हमारे बायर्स की साइड से। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेलर से। टैक्स इम्पोज ऑन सेलर्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से अगर हम बुक की थोड़ी सी बात करें तो हमें गिवन है कि गवर्नमेंट सिटी ने एरिया में पार्क बनाना है। अब उस पार्क को बनाने के लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से पैसे भी चाहिए होंगे, फंड्स भी चाहिए होंगे स्पेंड करने के लिए। तो हमने अभी तक देखा हुआ है कि गवर्नमेंट अपने फंड्स को कैसे कलेक्ट करती है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो गवर्नमेंट ने देखा कि एरिया में काफ़ी ज़्यादा लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्सेस लगा दिए हमारे सेलर्स के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि अब हर लोकल जो रेस्टोरेंट है वो हर पर प्लेट पर $2 गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब कि जो भी वो पर प्लेट पर अर्न कर रहा है मनी, उसमें से वो $2 जो है अब गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये सारी स्टोरी अब हम यहाँ पर देखेंगे। एक सेकेंड, इसे इरेज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया एक, यहाँ पर मैंने ये अपना सप्लाई कर्व ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर मैंने ये डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया। ओके, यहाँ पर मेरा जो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और जो मेरी ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ये इनिशियल है, मतलब कि टैक्स के बिना। तो यहाँ पर ये जो मेरा प्राइस है, यहाँ पर इसे मैं लिख देती हूँ, ये मेरा जो अभी इक्विलिब्रियम प्राइस चल रहा है वो 6.50 है। मैंने बुक की ही वैल्यूज़ ली है। अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी की, तो यहाँ पर जो मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो 4000 है। तो अभी गवर्नमेंट ने कोई भी इंटरफेयर नहीं करा, टैक्सेस को नहीं लगाया। तो ये मेरी इनिशियल सिचुएशन है जो अभी तक चलती आ रही थी। तो मैं यहाँ पर अगर मैं इसका टेबल बनाऊँ, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर इस टेबल में हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइस। हम प्राइस की बात करेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर टैक्स हमारा जो बायर और सेलर हैं वो कितने प्राइस को पे कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं बायर की, तो बिफोर टैक्स अभी कोई भी टैक्स नहीं लगा है, तो मार्केट का प्राइस ही वो पे करेगा और जो सेलर है वो मार्केट का प्राइस ही रिसीव करेगा। तो यहाँ पर दोनों में ही हमारा प्राइस आ जाएगा 6.50। नाउ लेट सपोज कि जो गवर्नमेंट है अब वो टैक्स इम्पोज कर देती है सेलर्स के ऊपर। तो हमें पता है कि जैसे ही टैक्स इम्पोज होंगे सेलर के ऊपर, तो सेलर्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। वो क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि ऑलरेडी टैक्स से पहले उसकी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लग रही थी। अब उसके साथ साथ जो उसके खर्चे पहले ही लग रहे थे, उसके साथ साथ अब उसे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट हम देख सकते हैं उसके जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है अब वो इंक्रीज हो गई। हमें पता है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो उस केस में क्या होता है, हम अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं। तो यहाँ पर टैक्स लगने से जो सेलर हैं वो अपनी सप्लाई को कम कर देंगे अदर फैक्टर्स की वजह से। तो यहाँ पर हमारी जो सप्लाई है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया। हम देख सकते हैं अब मेरा जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पे है, यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मेरी क्वांटिटी है वो पहले से कम हो गई। अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो प्राइस जो है वो मेरा इंक्रीज हो गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनका वैल्यूज़ को। हमारे बुक में गिवन है कि हमारी जो क्वांटिटी है वो कम होकर इतनी हो गई। अगर हम बात करें प्राइस की, तो मार्केट का प्राइस जो है वो इंक्रीज होकर कितना हो गया, इतना। हम सिंपली देख सकते हैं कि टैक्स लगने से हुआ क्या, कि यहाँ पर अब सेलर जो है वो अब कम प्रोड्यूस करना चाहते हैं क्योंकि उनकी जो खर्चे हैं वो बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मार्केट का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। और अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी भी है जो वो कम हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम सिंपली देख सकते हैं कि अब मेरा जो न्यू प्राइस है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ पर हमारी सप्लाई जो है वो कम हो गई टैक्सेस की वजह से। यहाँ पर अगर हम बात करें अपने न्यू प्राइस की, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस की आफ्टर टैक्स, तो हम देख सकते हैं वो कितना है
7.50। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ रहा है आफ्टर टैक्स, तो मैंने आफ्टर टैक्स वाली टैक्स जो लगा है सारी चीज़ें ब्लू में ही लिखी हैं। तो आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर कितना पे करेगा, मार्केट का प्राइस। अब मार्केट का प्राइस कितना है 7.50। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स जो है वो कितना रिसीव करेंगे, हमारे जो सेलर्स हैं वो कितना रिसीव करेंगे, तो वो भी हमारे मार्केट का प्राइस ही रिसीव करेंगे 7.50। बट अब यहाँ पर टैक्स वाली सिचुएशन है, तो जो वो रिसीव कर रहे हैं उसमें से उन्हें टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल अमाउंट जो सेलर रिसीव कर रहे हैं वो हमारा कितना हो जाएगा 5.50। यहाँ पर ये इसका एक्चुअल अमाउंट है जो सेलर रिसीव करेगा ट्रेड करने से, एक्सचेंज करने से। अब अगर हम इन सेम चीज़ों को टेबल में लिखें तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि जो बायर है वो आफ्टर टैक्स कितना पे कर रहा है, मार्केट का प्राइस 7.50। अगर हम बात कर रहे हैं सेलर की, तो सेलर कितना रिसीव कर रहा है, मार्केट का प्राइस माइनस में उसका टैक्स, तो वो है 5.50। तो अगर हम बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर करें तो हम सिंपली देख सकते हैं कि जो बायर है वो $1 एक्स्ट्रा पे कर रहा है टैक्स लगने के बाद, और जो सेलर है वो $1 कम रिसीव कर रहा है टैक्स लगने के बाद। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि ऑल्दो हमारा जो टैक्स है वो सिर्फ सेलर पे लगा था, बट उसका जो बर्डन है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बायर और सेलर दोनों को ही फेस करने पड़ रहे हैं। अब अगर हम बात करें थोड़ी सी ग्राफ की, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो एक्चुअल अमाउंट है, यहाँ पर एक सेकेंड, ये तो एक्चुअल अमाउंट है जो मार्केट का चल रहा है, लेकिन इस एक्चुअल अमाउंट में से जो $2 हैं वो हमारे टैक्स की फॉर्म में जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास। तो अगर हम इस सेम चीज़ को ग्राफ में देखें तो यहाँ पर जो ये इंटरसेक्शन है ये हमारा सेम इंटरसेक्शन को शो करता है। यहाँ पर जो हमारा प्राइस है वो 5.50 है जो हमारा सेलर रिसीव कर रहा है, और जो ये पूरा गैप है ये हमारा टैक्स का साइज है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो डिफरेंस है वो 2 है जो कि हमारा टैक्स है। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, बट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। हम सिंपली देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है, यहाँ पर ये जो प्राइस है ये प्राइस है जो हमारा बायर अब पे कर रहा है आफ्टर टैक्स, और हमारा जो ये प्राइस है वो प्राइस है जो हमारा सेलर रिसीव कर रहा है आफ्टर टैक्स, और हमारा जो ग्रीन प्राइस है वो हमारा है प्राइस बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने लिखा नहीं। अब अगर हम अपने ग्राफ को ही कंपेयर करें बिफोर एंड आफ्टर कि क्या चेंजेस आए, तो हम देख सकते हैं कि इनिशियली जो मेरा ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से था, है ना। यहाँ पर ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस था, एक सेकेंड बोर्ड काम नहीं कर रहा, ओके हाँ। तो यहाँ पर ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस था। अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी की, तो ये मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, इसकी नीड नहीं है तो इसे इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि जो मेरा कंज्यूमर सरप्लस था वो ये पूरा एरिया था। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर सरप्लस की, तो वो ये पूरा एरिया था। अब अगर हम बात करें आफ्टर सिचुएशन की, तो आफ्टर सिचुएशन क्या हुई, यहाँ पर जो मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस है अब वो सिर्फ ये पूरा एरिया हो गया। ये जो एरिया है यहाँ पर, ये जो ग्रीन एरिया मैं बना रही हूँ, ये अब हमारे प्रोड्यूसर्स को नहीं मिल रहा है, पहले मिल रहा था जब टैक्स नहीं था। अगर हम बात करें कंज्यूमर सरप्लस की, तो वो हमारा ये पूरा एरिया हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ग्रीन एरिया मैंने शेड करा है ये इनको पहले मिल रहा था, हमारे बायर्स को पहले मिल रहा था, लेकिन अब आफ्टर टैक्स उनको ये नहीं मिल रहा। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो टैक्स है पूरा हर क्वांटिटी पर, वो अब गवर्नमेंट जो है रिसीव कर रही है। यहाँ पर मैं इसे शेड नहीं कर रही क्योंकि ये हमारी एक और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो मैं मेंशन करूँगी। तो ये जो पूरा एरिया है ये हमारी गवर्नमेंट के पास जा रहा है कि हमारी 2500 पर प्लेट पर हमारा जो टैक्स है वो जो है $2 है। लेकिन अगर हम बात करें बर्डन की, तो हम बर्डन भी ग्राफ में देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर ये मेरा इनिशियल प्राइस था, इससे ऊपर वाला जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है जो अब सेलर्स को नहीं मिल रहा है, सेलर नहीं सॉरी, जो अब बायर को नहीं मिल रहा है, जो कंज्यूमर सरप्लस में अब नहीं है, ये सारा एरिया शो करता है हमारा हमारे बायर्स का बर्डन।
बायर्स का बर्डन क्यों है? क्योंकि वो उन्हें अब नहीं मिल रहा है, ऑल्दो वो उनका हिस्सा जो है वो टैक्स में जा रहा है। अगर हम बात करें इस पूरे एरिया की, जो हमारा सेलर को अब नहीं मिल रहा है, तो ये एरिया है हमारे सेलर्स का बर्डन टैक्स की वजह से। फिर अगर हम बात करें अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की, तो हम देख सकते हैं कि जो ये पूरा छोटा सा एरिया है, मैं सिंपली देख सकती हूँ कि पहले ये जो बायर का हिस्सा था वो बायर को मिल रहा था और जो सेलर का था वो सेलर को मिल रहा था। अगर मैं अपनी इनिशियल ग्राफ में दिखाऊं तो यहाँ पर जो ये छोटा सा ट्रायंगल है, हम देख सकते हैं कि ये पहले दोनों को मिल रहा था, लेकिन अब आफ्टर टैक्स क्या है, ना तो ये बायर को मिल रहा, ना सेलर को मिल रहा, ना गवर्नमेंट को मिल रहा। मतलब कि जो ये पूरा एरिया हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेड वेट लॉस। हमारा सरप्लस का कम होना किसी भी फैक्टर से, या फिर हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट के इंटरफेयर से, तो वो है हमारा यहाँ पर डेड वेट लॉस। अगर मैं बात करूँ कि इसे हम कैलकुलेट कैसे करें, तो हम सिंपली देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरा है, यहाँ पर जो ये बेस है, हमें पता है कि ये टैक्स है $2, तो हमने इसे यहाँ पे लिख दिया। अगर हम बात करें ट्रायंगल की हाइट की, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रायंगल की हाइट की, ये हाइट हो गई, तो हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल की क्या हाइट होगी, इन दोनों का डिफरेंस। तो हम सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4000 माइनस में 2500, तो हमारा 2 से तो सिंपली 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा जो डेड वेट लॉस है वो कितना बच जाएगा यहाँ पर 1500, जो कि अब किसी को भी नहीं मिल रहा है पूरी मार्केट में 1500। तो ये था हमारा पूरा टैक्स ऑन सेलर्स। अगर हम बात करें बुक के डायग्राम की, तो उसे भी हम एक बार देख लेते हैं आगे। यहाँ पर सिंपली वही चीज़ है, बट इन्होंने बहुत ही तोड़ तोड़ कर बताई है। यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं ये हमारी बिफोर सिचुएशन थी, ये हमारी आफ्टर सिचुएशन थी, आफ्टर टैक्स। तो हमने देखा कि हमारा जो सप्लाई है वो कम हो गई, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से हमारा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कम हो गया। ये जो बीच का एरिया है ये टैक्स रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और जो येलो एरिया है वो डेड वेट लॉस है, क्योंकि वो किसी को भी नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें बर्डन की, तो हम सिंपली देख सकते हैं कि जो ये एरिया है जो कंज्यूमर्स को मिल रहा था बट अब गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो ये उनका बर्डन है, ये हमारा इंसिडेंस ऑन कंज्यूमर है, मतलब कि हमारा टैक्स बर्डन ही। अगर हम बात करें इस वाले एरिया की, ये हमारा जो ये रेक्टेंगल है ये हमारा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, बट पहले हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस में था, तो ये हमारे सेलर्स का, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स का बर्डन है। तो अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, अगर हम बात करें कि जब हमारा टैक्स बायर्स पर लगेगा तो उसमें क्या सिचुएशन होगी, तो उसे हम आगे देखते हैं। टैक्स इम्पोज ऑन बायर्स, तो हम इनिशियल सिचुएशन से ही स्टार्ट करते हैं, जब कोई भी टैक्स नहीं लगा था, और अपना बिफोर एंड आफ्टर टेबल बनाते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं सारा ड्रॉ कर देती हूँ पहले। ओके, तो इनिशियली हम सिंपली देख सकते हैं कि जो बायर है वो कितना पे करेगा। अगर वो गुड को खरीदता है, वो प्लेट को खरीदता है, तो वो मार्केट का प्राइस है। अगर हम बात करें सेलर की, तो अगेन जो सेलर है वो भी मार्केट का प्राइस ही रिसीव करेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इम्पोज टैक्स ऑन बायर्स, मतलब कि बायर्स के ऊपर अगर टैक्स लगा दिया जाता है, यहाँ पर बायर्स के ऊपर अगर टैक्स लगा दिया जाता है, तो सिचुएशन में क्या होएगा, हमारे बायर्स के लिए जो चीज़ें हैं वो मोर एक्सपेंसिव हो जाएंगी, पहले से ज़्यादा और एक्सपेंसिव हो जाएंगी। और एक्सपेंसिव क्यों हो जाएंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो पे कर ही रहे थे पहले, बट अब उनको पे करने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो हम देख सकते हैं कि जो सेम चीज़ वो पहले 6.50 में ले रहे थे, अब उन्हें उनके ऊपर $2 टैक्स भी देना पड़ेगा, तो 6, 7, 8, तो अब उन्हें 8.50 देना पड़ेगा अगर वो इस सेम क्वांटिटी को खरीदते हैं इस प्राइस पर। तो अब क्या होएगा, अगर वो मोर एक्सपेंसिव हो जाती है बायर के लिए, तो सिंपली जो बायर है हमें पता है कि वो अपनी डिमांड को कम कर देंगे ड्यू टू द अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पर हमारा जो डिमांड कर्व है वो इस बार लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब हम अपने डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे, तो हम सिंपली अपने डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया। अब मैं देख सकती हूँ कि मेरी जो क्वांटिटी है वो अगेन कम हो गई। प्राइस की बात करें तो इस बार प्राइस भी जो है वो कम हो गया। तो अगेन अगर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो वो हमारी 2500 है। अगर हम बात कर रहे हैं प्राइस की तो प्राइस हमारा है यहाँ पर जो कम होकर हुआ है न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, वो ये है। यहाँ पर अगर हम अपनी सिचुएशन को देखें कि हमारा अब मार्केट की आफ्टर टैक्स क्या सिचुएशन है, तो यहाँ पर हम सेम वैसा ही प्रोसीजर करेंगे पूरा। हम देख रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई। क्यों कम हुई? टैक्स की वजह से। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अपने सेलर्स की, क्योंकि बायर पे लगा है टैक्स, तो बायर को हम दूसरी साइड देखेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं सेलर की, तो हमारा जो सेलर है वो कितना रिसीव करेगा मार्केट से। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं सेलर्स की कि वो जो सेलर है वो कितना रिसीव करेगा, तो हम देख सकते हैं कितना रिसीव करेगा मार्केट का प्राइस जो, बट लेकिन जो मार्केट का प्राइस है वो अब कम हो गया है। कितना हो गया है? 5.50। अगर हम बात करें यहाँ पर बायर्स की, तो हमारे जो बायर्स हैं वो कितना पे करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारे जो बायर्स हैं वो कितना पे करेंगे अब, तो वो मार्केट का प्राइस ही पे करेंगे। यहाँ पर हमारा जो मार्केट का प्राइस है वो कितना है? 5.50 प्लस उसके ऊपर उन्हें टैक्स भी देना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर टैक्स लगाया है इस बार। तो यहाँ पर एक्चुअल में बायर्स को कितना पे करना पड़ रहा है? वो है 7.50। ये हमारा एक्चुअल अमाउंट है जो बायर पे करेंगे। अब अगर हम ये सेम चीज़ अपने टेबल में लिखें तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो बायर है वो क्या पे कर रहा है? मार्केट का प्राइस प्लस उसके ऊपर टैक्स। तो हम देख सकते हैं कि एमपी प्लस टैक्स वो पे कर रहा है और जो वो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 7.50। हम देख सकते हैं अगर बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर करूँ तो जो बायर है अब वो आफ्टर टैक्स $1 एक्स्ट्रा और पे करना पड़ रहा है उसे। अगर हम बात करें सेलर की, तो जो सेलर है वो कितना रिसीव करेगा? सिंपली मार्केट का प्राइस, बट टैक्स लगने से जो मार्केट का प्राइस है वो कम हो गया, तो यहाँ पर जो सेलर रिसीव कर रहा है वो भी कम हो गया। हम देख सकते हैं कि अगेन जो सेलर है वो $1 जो है कम रिसीव कर रहा है आफ्टर टैक्स। तो हम देख सकते हैं कि ऑल्दो जो हमारा टैक्स है वो कम्प्लीटली ऑन बायर लगा है, बट अगर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो हमारा बायर प्लस हमारा सेलर भी उसके साथ साथ उस चीज़ को फेस कर रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहा है। अगर हम बात करें टेबल की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम टैक्स को लगाते हैं, ये मार्केट का प्राइस है, इसमें +2 कर देंगे और वो +2 हमारा पॉइंट कहाँ से आएगा? तो मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ। एक सेकेंड, मैं इसे येलो से ही कर देती हूँ। ये जो हमारा टैक्स लग रहा है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर जहाँ पर हम इसे एक्सटेंड करेंगे और हमारी पुरानी डिमांड से ही जहाँ पर ये मिल रहा है वो हमारा ये हो जाएगा प्राइस आफ्टर टैक्स जो हमारे बायर जो हैं पे कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं इसका जो गैप है वो भी हमारा $2 ही है जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि जो ये प्राइस है, अब ये प्राइस वो है जो हमारे बायर्स एक्चुअल में पे कर रहे हैं आफ्टर टैक्स। अगर हम बात करें इस प्राइस की, तो ये हमारा है प्राइस बिफोर टैक्स, तो इसकी जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रही। इसके बाद अगर हम बात करें इस प्राइस की, तो ये वो प्राइस है जो हमारा सेलर रिसीव कर रहा है आफ्टर टैक्स। नाउ अब अगेन अगर हम कंपैरिजन करें बिफोर एंड आफ्टर, तो हम सिंपली देख सकते हैं कि बिफोर में क्या हो रहा था। ये मेरी सिचुएशन थी, यहाँ पर मैंने इक्विलिब्रियम प्राइस ले लिया था, यहाँ पर ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस था पूरा और ये मेरा यहाँ पर पूरा प्रोड्यूसर सरप्लस था। अगर मैं बात करूँ इस ग्राफ की, तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि ये मेरा पूरा प्रोड्यूसर सरप्लस है, बस इतना सा एरिया। इसके ऊपर का पार्ट जो है वो अब मुझे आफ्टर टैक्स की वजह से नहीं मिल रहा है, ये पूरा पार्ट जो है वो मुझे नहीं मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस की, तो यहाँ पर जो मेरा कंज्यूमर सरप्लस है वो ये पूरा एरिया हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू जो है वो रिसीव कर रही है, वो बीच का ये पूरा एरिया हो जाएगा। यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है वो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है। अगर हम बात करें कि बायर के हिस्से का कौन सा एरिया जो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, वो ये पूरा एरिया है, यहाँ पर ये पूरा एरिया। तो हम बोल देंगे कि जो ये वाला पूरा एरिया है ये हमारे बायर का बर्डन है। अगर हम बात करें सेलर की, तो सेलर का कौन सा हिस्सा जो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है वो ये पूरा एरिया है,
तो यहाँ पर हम सिंपली देख लेंगे कि जो ये पूरा एरिया है वो हमारे सेलर का बर्डन है आफ्टर टैक्स, जो अब सेलर्स को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की अगेन, तो ये ट्रायंगल जो है अब तो वो किसी को भी नहीं मिल रहा है, तो मतलब कि ये हमारा अगेन डेड वेट लॉस है। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पर जो हमारा डेड वेट लॉस है वो अगेन सेम होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो हमारी 2 है, क्योंकि हमारा 2 ही टैक्स है। और अगर हम यहाँ की वैल्यू देखें, हाइट देखें ट्रायंगल की, तो वो अगेन इनका डिफरेंस है जो कि अगेन सेम है। हम देख सकते हैं दोनों केस में हमारा जो डेड वेट लॉस है वो सेम है। अगर हम दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करें तो हमने क्या एक चीज़ नोटिस करी कि अगर जो टैक्स है वो किसी पर भी लगे, चाहे बायर पे लगे चाहे सेलर पे लगे, बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो उसका बर्डन है, वो बायर और सेलर दोनों को ही भुगतना पड़ता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेज दोनों को ही बियर करने पड़ते हैं, बर्डन दोनों को ही शेयर करना पड़ता है। अब अगर हम बुक का भी एक बार डायग्राम देखें तो उसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पर हमें अब बिल्कुल बिफोर वाली सिचुएशन नहीं दी, तो बिफोर में हमने ऑलरेडी सेम ही है दोनों का। अगर हम बात करें आफ्टर की, तो हम देख सकते हैं कि मेरा जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस है वो कम हो गया। बीच का जो एरिया है वो टैक्स रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट के पास चला गया, और जो हमारा येलो शेडेड ट्रायंगल है वो किसी को भी नहीं मिल रहा है, तो वो डेड वेट लॉस है, क्योंकि सरप्लस जो है वो कम हो गया मार्केट से। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर जो पहले कंज्यूमर को मिल रहा था और अब गवर्नमेंट के पास जा रहा है, वो हमारा जो कंज्यूमर का बर्डन है। अगर हम बात करें इस पूरे एरिया की, तो वो प्रोड्यूसर्स को मिल रहा था बट अब गवर्नमेंट के हिस्से में जा रहा है, तो वो हमारे प्रोड्यूसर्स का बर्डन है। अब ये अगेन हमारा जो है वो डेड वेट लॉस है। अब अगर हम बात करें इलास्टिसिटी की, कि यहाँ पर इलास्टिसिटी का क्या रोल है हमारे टैक्स बर्डन में, तो उसे हम एक बार आगे देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिसिटीज ऑन द टैक्स बर्डन। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं टैक्स बर्डन की, तो वो हमारी इलास्टिसिटीज़ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हमारी इलास्टिसिटीज़ कैसी है, हमारे बायर का जो डिमांड कर्व है वो कैसा है, और हमारे सेलर्स का जो सप्लाई कर्व है वो कैसा है। उन्हीं पर डिपेंड करता है कि उनको कितना टैक्स का बर्डन फेस करना पड़ेगा। अभी तक हम देख रहे थे कि जो टैक्स वो बियर कर रहे हैं वो इक्वल बियर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम एक बार बिफोर सिचुएशन देखें, तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि ये जो हमारे दोनों रेक्टेंगल हैं, यहाँ पर ये जो हमारे दोनों रेक्टेंगल हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर ये जो हमारे दोनों रेक्टेंगल आ रहे थे ये बिल्कुल सेम थे, और हमारा जो बायर और सेलर का बर्डन था वो भी बिल्कुल सेम था। यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो बायर है उसको भी $1 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, मतलब उसका $1 का खर्चा हो रहा है, और जो हमारा सेलर है उसको भी $1 जो है वो कम मिल रहा है, मतलब कि उसको भी $1 का जो है खर्चा हो रहा है। अगर हम बात करें सेलर्स की, कि जब टैक्स इम्पोज हुआ था सेलर पर, तो वहाँ पे भी सेम ही है। यहाँ पर भी हम सिंपल देख सकते हैं कि जो ये एरिया है और ये एरिया है ये दोनों इक्वल है, मतलब कि जो बर्डन है दोनों का वो इक्वल है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं कि जो बायर है अगेन उसको $1 ज़्यादा देना पड़ रहा है, मतलब कि उसको $1 का खर्चा हो रहा है। अगर हम बात करें सेलर की, तो उसको $1 कम मिल रहा है, अगेन उसे $1 का जो है वो लॉस हो रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी केसेस अभी तक हमने पढ़े उनमें हमने देखा कि जो बर्डन है वो सेम था, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सप्लाई और डिमांड है उन दोनों की इलास्टिसिटीज़ को हम बिल्कुल ही सेम लेकर चल रहे थे। अब यहाँ पर हम अपनी इलास्टिसिटीज़ को डिफ़र करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा बर्डन है वो किस तरीके से चेंज होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्सेप्ट से। तो बेसिक सा लॉजिक है यहाँ पर। अगर हम बात कर रहे हैं मोर इलास्टिसिटी की, कि अगर हमारी कोई भी चीज़ मोर इलास्टिक है, चाहे वो हमारा हो सप्लाई कर्व या फिर हमारा हो वो डिमांड कर्व, तो जितना ज़्यादा कोई मोर इलास्टिक होगा उतना ही कम उसके पास बर्डन होगा। इस चीज़ को मैं आगे प्रूव करूँगी, अभी पहले समझ लेते हैं बस। तो जितना ज़्यादा जिसकी इलास्टिसिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसका कम बर्डन होगा। अगर हम बात करें मोर इलास्टिक की, तो हम ये भी देखेंगे आगे कि हमने मेनली यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है हमारा एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक का, कि जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना ही ज़्यादा हमारा जो डेड वेट लॉस है वो ज़्यादा होगा।
ओके तो सबसे पहले हम मोर इलास्टिक का थोड़ा सा मतलब समझते हैं। मोर इलास्टिक की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था बेसिकली। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं डिमांड की, तो वो होता था हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फिर मैं ऐसे स्लैश करके लिख रही हूँ। सप्लाई का भी, सप्लाई का होता था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अगर हम बात कर रहे हैं डिनोमिनेटर की, तो वो दोनों का सेम होता था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरी सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक है या फिर मेरी जो डिमांड है वो ज़्यादा इलास्टिक है, उसका क्या मतलब होता है कि मेरे प्राइस के चेंज होने से जो सप्लाई और डिमांड चेंज हो रही है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। मतलब कि प्राइस जितना चेंज हो रहा है उससे ज़्यादा ही मेरी सप्लाई और डिमांड चेंज हो रही है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, लेट सपोज एक एक कर कर, तो यहाँ पर हम बात करते हैं मोर इलास्टिक डिमांड की। एक बार मैं यहाँ पर भी दिखा देती हूँ। मोर इलास्टिक का क्या मतलब है कि मेरी जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है या फिर क्वांटिटी सप्लाई है वो ज़्यादा है मेरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। मतलब कि मेरे प्राइस में चेंज होने से मेरी जो क्वांटिटी सप्लाई या क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है वो बहुत ज़्यादा से चेंज हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोर इलास्टिक डिमांड की, तो उसका कर्व कैसे बनता है। अगर हम बात करते हैं मोर इलास्टिक की, तो यहाँ पर एक और बार ऊपर लिख देती हूँ। उसका जो कर्व बनता है, लाइक उसका जो लाइन बनती है वो हमारी फ्लैटर होती है। और अगर हम बात करते हैं लेस इलास्टिक की, तो वो हमारी स्टीपर बनती है। फ्लैटर हमने बात करी हुई है, फ्लैटर मतलब कि हॉरिजॉन्टल जैसे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मोर इलास्टिक डिमांड की, तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं उसका कर्व, यहाँ पर मेरा जो डिमांड है वो डाउनवर्ड होता है। अगर मुझे फ्लैटर बनाना है तो मैं उसको ऐसे बना सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ ग्राफ में भी, तो मैं 2 पॉइंट्स ले सकती हूँ। यहाँ पर ये एक मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही प्राइस चेंज करा, बट मैं देख सकती हूँ कि प्राइस के थोड़े से ही कम करने से मेरी जो डिमांड चेंज हुई है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। तो मैं देख सकती हूँ कि जो मेरी डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, प्राइस के चेंज होने से बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। अगर हम बात करें सिमिलरली मोर इलास्टिक सप्लाई की, तो वो भी बिल्कुल सेम ही है। हमने यहाँ पर लेट सपोज ये ग्राफ बना दिया, हमें पता है कि जो हमारा सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, बट अगर हम उसे दिखा रहे हैं कि वो मोर इलास्टिक है, मतलब कि वो फ्लैटर बनेगा, तो यहाँ पर मैंने उसे इस तरीके से कुछ बना दिया अपवर्ड स्लोपिंग, लेट सपोज इस तरीके से बना दिया। अगर मैं यहाँ पर चेंज देखती हूँ तो मैं 2 पॉइंट्स ले लूँगी रैंडमली। यहाँ पर लेट सपोज मैंने एक ये प्राइस और क्वांटिटी ले लिया। मैं सोच रही हूँ कि प्राइस को मैं कम कर देती हूँ। मैंने थोड़ा सा ही प्राइस कम करा, बट उसके बदले में जो मेरी सप्लाई बदली है वो बहुत ज़्यादा बदली। हम देख सकते हैं कि प्राइस थोड़ा सा ही कम हुआ, बट उसके बदले में जो सप्लाई में चेंजेस आए वो बहुत ज़्यादा है। मेरी सप्लाई बहुत ज़्यादा से चेंज हुई है, तो दैट मीन्स कि मेरा जो सप्लाई है वो मोर इलास्टिक है। अब इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ईजिली समझ आ जाएगा। तो मैं इसे एक बार आगे डायरेक्टली बुक से समझाती हूँ। ओके तो यहाँ पर जो हमारा ए पैनल है वो हमारी वही सिचुएशन है जो हमने टैक्सेस में देखा ऑलरेडी, जब इम्पोज हुआ बायर्स और सेलर्स पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बर्डन है दोनों का वो सेम है। यहाँ पर साइज सेम दिख रहा है हमें रेक्टेंगल का। क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ पर हमारे हमारी सप्लाई और डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो एग्जैक्टली सेम है। पैनल बी में हमने जो सप्लाई है उसको मोर इलास्टिक दिखाया है, तो हमने उसे पहले से जो है वो स्टीपर कर दिया, थोड़ा लौटा दिया। अब इस केस में क्या हुआ, हम सिंपली देख सकते हैं कि जो साइज़ है वो चेंज हो गया। अब इस केस में जो हमारे सेलर हैं वो कम बर्डन को रिसीव कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बायर। हम सिंपली ग्राफ में देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरी चीज़ को अगर हम नोटिस करें तो वो ये है कि हमारा मोर इलास्टिक होने से हम सिंपली देख सकते हैं कि जो मेरा डेड वेट लॉस है वो भी कम हो गया। यहाँ पर मैं दोनों ट्रायंगल्स को देख सकती हूँ। ये मेरा एक फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर जो मेरा सेकंड ट्रायंगल है वो छोटा हो गया। अगर हम बात करते हैं इन इलास्टिक की, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा लाइक जो हमारा डेड वेट लॉस है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इसको मैं आगे एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक में एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि जो मेरा बर्डन है वो भी कम हो गया, डेड वेट लॉस है वो भी जो है कम हो गया। अब अगर हम बात करें अपने बायर्स की साइड से, मतलब कि डिमांड को अगर हम मोर इलास्टिक दिखाते हैं,
तो यहाँ पर हमारी ये अगेन पुरानी वाली सिचुएशन है जिसमें हमारा जो बर्डन था वो इक्वल था। अब अगर हम बात करें आफ्टर सिचुएशन की, तो इस केस में जो सप्लाई है वो बिल्कुल सेम है, डिमांड को मैंने मोर इलास्टिक कर दिया। तो यहाँ पर हमारी जो डिमांड है मैंने उसको थोड़ा और फ्लैटर कर दिया पहले से। तो यहाँ पर फ्लैटर करने से क्या हुआ, हम देख सकते हैं कि जो मेरा कंज्यूमर का बर्डन है वो थोड़ा सा ही है, लेकिन मेरा जो प्रोड्यूसर का बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें डेड वेट लॉस की, तो वो अगेन इस सिचुएशन में कम है एज कंपेयर टू बिफोर। ओके तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो 10.1 तक कम्प्लीटली ओवर होता है। हमने इस सेशन में पूरा देखा कि हमारे जो टैक्स है वो क्यों कलेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, कैसे कलेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और कहाँ पर स्पेंड किए जाते हैं। प्लस हमने देखा कि जब गवर्नमेंट टैक्सेस को कलेक्ट करती है तो वो मार्केट में या फिर हमारी सोसाइटी में इनएफिशिएंसी को क्रिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ डेड वेट लॉस, जिसकी हम आगे अगले सेक्शन में भी बात करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।